आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो आर्टिकल्स है हमारे थर्ड पार्ट में, वो डील करते हैं राइट टू इक्वालिटी। ये राइट टू इक्वालिटी ये आमतौर पर अभी हम इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे, इट इज अ ह्यूमन राइट। एंड अगर हम इंग्लैंड का एग्जांपल लेंगे तो इंग्लैंड में है कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसा हमारे इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंग्लैंड में ऐसी कोई लिखित स्वरूप की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो उनके देश में फिर ये राइट टू इक्वालिटी क्या होगा, इट इज जस्ट लाइक अ लीगल राइट। ओके, बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे हमने दर्जा दिया है फंडामेंटल राइट का। इसे हमने इतना ऊपर जाके बिठाया है इस आर्टिकल को, ताकि ये कभी किसी से छीन के ना लिया जाए। तो ये आर्टिकल 40 ये क्या बोलता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। तो इसका मतलब क्या होता है, कानून के सामने किसी को दूजा भाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ में किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरीबडी शैल बी इक्वल बिफोर लॉ, एवरीबडी शैल बी हैविंग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन इस आर्टिकल के इस आर्टिकल को हम सही तरीके से अगर जानना चाहेंगे तो इस बात को अलग अलग तरीके से कहेंगे। ये आर्टिकल ऐसा कहता है कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तभी सही मायने में जाकर के सही इक्वालिटी का एस्टेब्लिशमेंट होगा, सही समानता, सही समता हम लागू कर पाएंगे। क्योंकि सभी को एक ही रूल लागू करना, सभी को एक ही नियम से बांधना, यही बात इनइक्वालिटी में हो जाती है। जैसा मान लो एग्जांपल के तौर पर, अभी आपको एक रेस लगाना है, रेस में दो लोग हैं, एक बेचारा एक पैर से लंगड़ा है और दूसरा अच्छा है। तो दोनों को अगर आप सेम नियम अगर लगाएंगे रेस करने के लिए तो वो इनइक्वालिटी होगी, वो जस्टिस नहीं होगा। इसलिए फिर क्या करना होगा, तो जो लंगड़ा व्यक्ति है एक पैर से, उसके लिए अगर आपको सही में कंपटीशन करना है तो दूसरा जो आदमी है वो भी लंगड़ा ही होना चाहिए, और वो लंगड़ों में अगर हम रेस लगाएंगे देन इट विल बी एब्सोल्युटली इक्वालिटी। बिकॉज जो एक पैर से जो लंगड़ा आदमी है, जो डिजेबल्ड है, दूसरा भी आदमी अगर डिजेबल रहेगा तब दोनों में इक्वालिटी आएगी। तो अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जैसा एक डिजेबल्ड आदमी और एक नॉर्मल आदमी, ये दोनों अनइक्वल है, तो इनको अनइक्वली ट्रीटमेंट देना ही इक्वालिटी का सही मायने में अर्थ होता है। तो ये कंसेप्ट हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अभी दूसरा एक एग्जांपल समझने के तौर पे, अभी एक ऑफिस है, मान लो कलेक्टर का ऑफिस है। कलेक्टर के ऑफिस में वहां पर कलेक्टर भी काम करता है, क्लर्क भी काम करता है, प्यून भी काम करता है। तो कलेक्टर को जो अधिकार है वो अधिकार उस क्लर्क को नहीं है, वही क्लर्क जो अधिकार है वही अधिकार उस प्यून को नहीं है। तो कलेक्टर को जो पगार मिलता होगा वो पगार उस क्लर्क को नहीं है, तो जो क्लर्क को पगार मिलता है वो प्यून को नहीं है। अब ये तीनों क्या है, अनइक्वल्स है। ओके, तो अगर ये कहेंगे तीनों को सेम पगार मिलना चाहिए, तीनों को सेम पावर मिलना चाहिए, तो ये कैसा हो जाएगा, ये दैट इटसेल्फ विल बी absurd, समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिकली फिजिकल। तब फिर क्या होगा कि इनको, यानी कि कलेक्टर ऑफिस में जितने क्लर्क है उनको सारों को समान अधिकार होंगे, उस ऑफिस में जो जितने प्यून है वो सारे के सब समान, उनका सब समान काम करने का समान पगार सब। सिमिलरली जो स्टेट में जो सब कलेक्टर है सबको समान अधिकार रहेंगे, सबको समान पगार सारे रहेगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इजीली कि इक्वालिटी क्या होती है। कलेक्टर और प्यून का दोनों का लेके हम दोनों इक्वल है इस तरह से हम बात नहीं कर सकते। ओके, so this is the concept of the equality which is coming from article 14 of Constitution of India that says equality before law and equal protection of law. That means this article is indirectly letting us to have some special provision to deal with the unequals. इसलिए अब इसको थोड़ा सा और खुलकर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 उसे ऐड किया, और उसको अगर हम पढ़ेंगे तो फिर आर्टिकल 14 का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है तो थोड़ा सा और ज्यादा आइडिया आता है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, अब आर्टिकल 15 एक ऐसा आर्टिकल है कि जो नॉट ओनली एनफोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट बट ऑल्सो इवन प्राइवेट इंडिविजुअल एंटिटी, यानी कि इंडिविजुअल आदमी भी कुछ बातें नहीं कर सकता है। वो सबसे पहले तो आर्टिकल 14 कहता है कि आप जो है किसी के धर्म को लेकर, किसी के जाति को लेकर, किसी के वंश को लेकर, यानी किसी का जन्म का स्थान को लेकर, ओके, या किसी का कलर लेकर, ये इन बातों को लेकर आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ऐसा स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द ग्राउंड ऑफ आइदर कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड कलर एंड सेक्स एटसेट्रा। ओके,
तो इन बातों को लेकर के आप किसी नागरिक के खिलाफ में, किसी नागरिक, 2 नागरिक है या 4 नागरिक है, तो इनके इनके दरमियान भेदभाव कर नहीं सकते इन इन चीजों को लेके, ये ग्राउंड को लेके। सिमिलरली आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 2 ऐसा कहता है कि कोई भी प्राइवेट आदमी जो है इन बातों के ऊपर, इन इन मुद्दों के ऊपर, इन इन ग्राउंड्स के ऊपर समाज में जो पब्लिक के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो चीजें होती है, यानी जैसा बाथिंग घाट हो, जहाँ पे नहाने का घाट, या फिर पब्लिक वेल हो, मतलब जिसे विहिर या बौड़ी कहेंगे, तो इस तरह के जो, या फिर रेस्टोरेंट हो, पब्लिक रेस्टोरेंट हो, पब्लिक होटल्स हो, तो ये जो पब्लिक प्लेसेस जिसे हम कहते हैं, इन जगहों पर कोई प्राइवेट आदमी भी इन चीजों को लेकर के किसी के खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 15 कहता है। इसका मतलब क्या है? You have a protection not to be discriminated against on any of these grounds. You cannot be discriminated against because you belong to particular caste, because you belong to particular religion, race, color, or because you are of some sex. Okay. तो ये आर्टिकल 15 का कहना है। इसके साथ में आर्टिकल 15 थोड़ा सा और आगे जाके क्या करता है कि समाज में हमारे कोई ऐसा क्लास है जिसे स्पेशल प्रोटेक्शन या स्पेशल अपलिफ्ट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो फिर वहां पर कंसेप्ट आता है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हो, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट मतलब हमने स्टेट का डेफिनेशन क्या देखा था? सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इन्हें अगर लगता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लास है, जिसे हम SC/BC क्लास कहेंगे, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजन कुछ बनाने हो, तो वो बनाने का उनको पूरा अधिकार है। और इस आर्टिकल 14 में, 16 में या 15 में जो कहा है, उसका उनमें हडल नहीं बनेगा। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशल affirmative action to uplift people who are falling into the class of socially and educationally backward class. तो ये प्रोटेक्शन है। सिमिलरली आर्टिकल 15 और आगे जाके कहता है, सिमिलरली इसी तरह से जो महिला क्लास है और जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रेन हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें भी अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें भी मतलब एम्पावर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो हम देखेंगे हमारे इंडिया में देयर आर सो मेनी लॉज which are enacted to protect the women, which are enacted to protect the children. Okay, there are so many labor laws. You will find the Child Labor Prohibition Act, etc. जैसा सिमिलरली वुमेन के लिए बहुत सारे लॉज है। IPC में हमने ऐड किया है, 498 ये ऐड किया है। अभी स्पेशली आफ्टर द निर्भया केस इन दिल्ली, the entire criminal law was amended and so many new sections were added into our IPC, CRPC and Indian Evidence Act. Okay, these are specially enacted laws. And women के लिए you can see there is a maternity benefit relief act. Okay, and there are now the sexual harassment at workplace prohibition act 2008 में 7 में आया है। तो ये स्पेशली ये महिलाओं के लिए बना है। ऐसा महिलाओं के स्पेशल बनाने के लिए जितने कानून बने हैं, तो उनका सोर्स कहाँ पर है? ये आर्टिकल 15 में आता है। सिमिलरली बच्चों के लिए जो कानून है वो यहाँ का सोर्स है। सिमिलरली अभी सोशल अफर्मेटिव एक्शन with regard to uplifting the socially and educationally backward जो क्लास है, यानी कि हमारे जो आसान शब्दों में कहूँ तो जो बैकवर्ड से, ओके, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए जो स्पेशल प्रोविजन बनाए गए। मान लो आप देखते होंगे एग्जाम में आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, आपको रिजर्वेशन मिलता है, या फिर आपको रिजर्वेशन मतलब आपको इवन एडमिशन लेते समय जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर आपको एडमिशन लेने के लिए इंजीनियरिंग का फील्ड बोलिए या फिर डॉक्टर का आज कोटा है अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन। तो ये जो स्पेशली प्रोविजन बनाए गए अपलिफ्ट करने के लिए, ये आर्टिकल 15 का जो मैंडेट है उसकी वजह से आते हैं। तो ये हुआ आर्टिकल 15 का बात। अभी आर्टिकल 16 क्या होता है? अभी हमने यहाँ भी देखा है कि स्पेशल प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू एडमिशन इनटू एजुकेशनल एंड इन एग्जामिनेशन, लाइक यू आर अपीयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन, like whatever exam, either exam is conducted either for passing any educational exam, educational degree etc, or even to get a government job. तो अभी गवर्नमेंट जॉब का जो बात है वो आर्टिकल 16 में आता है। तो वी विल फर्स्ट एंड विथ एजुकेशनल पार्ट ओनली। तो एजुकेशन में आपको जो भी सहूलियत मिलती है,
जो कंसेक्शन मिलता है, जो रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ फीस मिलता है, एज मिलता है, पासिंग क्राइटेरिया में जो मिनिमम कंसेशन मिलता है, तो ये सारे क्यों है? बिकॉज ऑफ द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 दैट अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ओके, तो ये होगा आर्टिकल 15 का। तो 16 में क्या आता है कि 16 इज गिविंग अस अ गारंटी दैट एवरीबडी ऑफ अस इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पीट फॉर द पब्लिक पोस्ट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पहले क्या था हमारे समाज में, ऐसा क्यों हमको कहना पड़ा कि सबको अधिकार है पब्लिक पोस्ट के लिए कॉम्पीट करने का, स्पर्धा करने का? आज इसकी वजह से गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट का या कोई भी सरकारी पद जो होता है, इवन प्यून का क्यों ना हो, उसे उसे इस तरह से भरा जाता है कि ताकि सब लोगों को एक मौका मिले उस पद के लिए कॉम्पीट करने का। तो उसके लिए क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट दी रहती है कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इतनी इतनी वैकेंसीज है और इन्हें हमें फुलफिल करना है, इन्हें इनका पद भरना है। तो जिन्हें भी इच्छा हो इस सिलेक्शन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं और सभी को मौका मिलता है, अकॉर्डिंगली देन फर्दर प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 16। ये आपको मौका देता है कि जो सरकारी पद है, जो एम्प्लॉयमेंट है, उसमें आपको स्पर्धा करने का, कंपटीशन करने का, फेयर कंपटीशन करने का एक मौका आपको मिल रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले आपको ये मौका था क्या? एब्सोल्युटली नो। आपको फिर कैसा था? हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था चलती आ रही थी हजारों सालों से, उस जाति व्यवस्था में इस तरह की बातें थी कि जो आदमी जिस जाति में पैदा हुआ, उस जाति में जो काम चलता आ रहा है सदियों से, वही उसे काम करना पड़ेगा। तो ये इसकी वजह से हमारे देश का इकोनॉमी, हमारे देश का जो प्रोडक्टिविटी है, ये बहुत मतलब एक निगेटिव काइंड ऑफ रिग्रेशन जिसे हम कहेंगे, ये हुआ करता था। लेकिन अगर देश को अगर आगे लेकर जाना है, तो देश में जो टैलेंट है, देश में जो सभी क्लास से, सभी अलग अलग ग्रुप से, सभी अलग अलग जगह से जो टैलेंट अवेलेबल है, वो बेस्ट टैलेंट शुड बी अवेलेबल दैट कैन बी यूज इन द नेशन बिल्डिंग। एंड दैट इज हाउ this article is intending that every citizen who is having capacity, who is having the metal, who is having the caliber should get an opportunity to compete for the public post, public employment. इसीलिए हमारे अलग अलग स्तर पर सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, जैसा एमपीएससी है महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्य में अलग अलग इस तरह के बोर्ड होते हैं। सेंट्रल पे यूपीएससी है, बाद में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है। तो आप कोई भी डिपार्टमेंट लीजिए, ऐसा एक भी डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा कि जहां पर किसी को डायरेक्ट तरीके से परमानेंटली जॉब लिया गया हो। तो इसके बारे में आपको एक 2005 में या 6 में एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक बड़ा जजमेंट आया था। इस आर्टिकल को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। पहले क्या होता था कि कई डिपार्टमेंट में मान लो एक पोस्ट है, प्यून का पोस्ट हो या फिर स्वीपर का पोस्ट हो या फिर क्लर्क का पोस्ट हो, तो किसी वजह से उसको रेगुलर उसका भर्ती प्रक्रिया ना करते हुए किसी को टेम्पोररी जॉब पे लगा दिया। मान लो आपको एक उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, उसने कह दिया कि आप जो है डेली वेजेस के ऊपर या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर आप 3 महीने के लिए बोलिए या फिर 1 साल के लिए बोलिए, किसी को ऐसा ही टेम्पोररी जॉब दे दिया। एंड देन दैट इज कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम। मान लो 5 साल 10 साल ऐसा हो गया। उसके बाद में वो लोग 10 साल अगर जॉब करेंगे या लॉन्ग टाइम जॉब करेंगे, तो वो आदमी जो कहता था कि भाई अभी मुझे तो दूसरी जगह पे जॉब नहीं मिलेगा बिकॉज आई एम ओवर एज, ओके, तो मुझे अभी दूसरा कुछ काम भी नहीं आता है, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे ही परमानेंटली इस पद पे रख लीजिए। तो ऐसे लोग क्या करते थे, फिर कोर्ट में जाकर के कि मैंने इस जगह पर पिछले 10 सालों से, पिछले 15 सालों से, पिछले इन सालों से लगातार काम किया है और उस पद का जरूरत वहां पर है, वो पद परमानेंट है। ऐसा नहीं है कि आज झाड़ू मारा तो कल झाड़ू मारने का जरूरत नहीं होगा ऑफिस में। स्वीपर का जो हमेशा क्लीन रखने के लिए या फिर क्लर्क का जो होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, तो ये जो पद है ये वहां पे जरूरी पद है और वो रेगुलर भर नहीं पा रहे और मैं इस पद पे लगातार काम कर रहा हूँ सालों से, तो आप मुझे इस पद पे परमानेंटली दे दीजिए। तो फिर कोर्ट से उसको ऑर्डर मिलता था कि इसको वही पद पे रेगुलराइज किया जाए। तो मान लो कि जिस दिन उसने ज्वाइन किया उस दिन से वो रेगुलरली उस पद पे अपॉइंट किया। तो ऐसा जब होता तो क्या होता था, इस अकेले बंदे को तो वो जॉब मिल गया, लेकिन उस जॉब के लिए जो हम अदर सिटीजन्स है जिनके पास में वो जॉब को जो लगने वाला जो क्वालिफिकेशन है वो होने के बावजूद भी उस पद को कॉम्पीट करने का मौका उनके हाथ से चला गया। ओके, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कहा है कि इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट का पद होगा क्लास 3 और क्लास 4, क्लास सी एंड डी का, उसे रेगुलर बेसिस पे ही भरा जाएगा और उसे बैकडोर एंट्री से नहीं दिया जाएगा। जैसा अभी मैंने जो एग्जांपल दिया है, किसी को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एनी सिलेक्शन, ऐसा ही हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थमा देता है एंड देन इट गोज ऑन कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम। तो उसको बैकडोर एंट्री कहते हैं। तो ये बैकडोर एंट्री अगर होता है तो दैट रिजल्ट्स इनटू वायलेशन ऑफ, के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे
एकदम मनाही कर दिया है। इसका केस का अगर आपको ज्यादा अगर पढ़ना है तो ये स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी करके जजमेंट है। ये आपको गूगल में आप अगर टाइप भी करेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्म में इंडियन कानून नाम की वेबसाइट पे फ्री में मिल जाएगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल केस है ये आर्टिकल 16 को अच्छी तरह से समझने के लिए। आर्टिकल 17 में जब आते हैं हम, आर्टिकल 17 क्या कहता है कि हमारे देश में सदियों से एक घृणास्पद, एक हीनियस काइंड ऑफ बात चलती थी जिसे अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी कहा जाता था। इंसान को ही हम टच नहीं करते थे, इंसान को ही हम हमारे ही जो इंडियंस है उन्हें हम टच नहीं करते थे, उसे हम अनटचेबल करके कहा करते थे। तो दिस वाज द इंटेग्रल साइन ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। तो इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने इस आर्टिकल 17 के माध्यम से बंद कर दिया है। अभी एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म प्रैक्टिस बाय एनीबॉडी एनीवेयर शैल बी एन ऑफेंस बाय लॉ। तो इसको इस अस्पृश्यता को, इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल के निर्माता है उन्होंने आर्टिकल 17 को इतना मतलब फंडामेंटल राइट के तौर में रखा गया। अभी इसको फंडामेंटल राइट के तौर पे क्यों रखा? ताकि इसको आने वाले जमाने में समय में कोई बदल ना सके, स्टेट कोई बदल ना सके, यानी कि पार्लियामेंट भी इस प्रोटेक्शन को बदल ना सके, ताकि फिर से इस तरह की जो बुरी प्रथाएं है वो फिर से लौट कर ना सके। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये इसे आपको कोई छीन के नहीं ले जा सकता है। सिमिलरली आर्टिकल 18 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल ऑन एनी सिटीजन एक्सेप्ट एकेडमिक। जैसा मान लो आपने पीएचडी किया हो या वकालत का डिग्री लिया हो तो आप एडवोकेट लगाएंगे, या किसी ने अगर मेडिकल का डिग्री लिया हो तो वो अपने नाम के सामने डॉक्टर नाम का डिग्री लगाता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल छोड़ करके जो पुराने जमाने में जो टाइटल मिला करते थे, जो आजकल बहुत लोग जो है जो अपने सरनेम के तौर पर यूज करते हैं, ये एक जमाने में टाइटल हुआ करते थे। सर एक नाइटहुड का अगर किसी को टाइटल मिला अंग्रेज के जमाने में तो उसे सर उसके नाम के सामने टाइटल के तौर पे लगता था। ओके, तो हमारे इंडिया में ऐसा बहुत सारे, देशमुख एक पर्टिकुलर टाइटल है, तो कुलकर्णी एक पर्टिकुलर टाइटल है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि these were the actually titles, though these kind of names are today used as surnames। तो इन्हें प्रोहिबिट करने का काम आर्टिकल 18 में किया है। नॉट ओनली दैट इंडियन स्टेट विल नॉट गिव, बट इवन अवर सिटीजन विल नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट आल्सो। तो ये टाइटल को पूरी तरह से खारिज किया गया है। इसका मकसद क्या है? इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द इक्वालिटी इन ट्रू सेंस, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द पार्ट ऑफ इक्वालिटी। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 these all articles are dealing with the right to equality। अभी राइट टू इक्वालिटी की मैंने ये तो बात बता दी। अभी एक्चुअल में इसे डिफाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसे अलग अलग नजरिए से इंटरप्रेट किया गया है। तो आर्टिकल 14 में क्या आता है? तो आर्टिकल अभी मान लीजिए आपका किसी ऑफिसर से एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ काम हो, एंड ही इज बिहेविंग आर्बिट्ररीली, ही इज पासिंग एनी ऑर्डर आर्बिट्ररीली विदाउट हियरिंग यू, विदाउट कंसिडरिंग द रिलेवेंट लॉ। तो इस तरह का कोई आर्बिटरीनेस अगर आता है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, या कोई आर्बिटरी कानून बनता है, तो वो आर्बिटरीनेस जो है वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। बिकॉज आर्बिटरीनेस जहां पे होता है वहां पे समानता नहीं होती है। आर्बिटरीनेस जहां पे आता है वहां पे इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल नहीं होता है। आप किसी एक के फेवर में काम करना है आपको, तो आप अपने दिल से, आपकी मर्जी से, आपके लहर से, विम्स एंड कैप्राइज से आप काम करेंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको बेनिफिट देने के लिए, लेकिन वही आप दूसरे को नहीं कर रहे हो। सो वेयर आर्बिटरीनेस कम्स, द आर्टिकल 14 इज वायलेटेड। सो इक्वालिटी में क्या आता है कि नॉन आर्बिटरीनेस का होना जरूरी है। तो जब लॉ बनता है या कोई एक्शन, गवर्नमेंट एक्शन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होती है, एग्जीक्यूटिव एक्शन होती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, या कोई भी in whatever form that you as a citizen are dealing with the government or any instrumentality of the government, the non-arbitrariness is required to be in the action of the government. Otherwise it is violation of article 14. Similarly, concept of reasonableness, concept of fairness, the state action must be fair action, whether it is legislative action, whether it is executive action, whether it is administrative action, it should be fair, reasonable. नहीं है देन इट वायलेट्स आर्टिकल 14। अभी आर्टिकल 14 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेचुरल जस्टिस भी आता है, यानी कि
नैसर्गिक अधिकार जिसे हम कहते हैं, नैसर्गिक मूल्य, नैसर्गिक न्याय जिसे हम कहते हैं। अब नैसर्गिक न्याय मतलब क्या होता है कि किसी आदमी के खिलाफ में कुछ एक्शन लेना हो या उसे सजा देनी हो, वो चाहे डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी के ऊपर लाइबिलिटी फिक्स करना हो, तो निसर्ग का न्याय क्या कहता है कि आप उसका उसका जो साइड है उसे सुने बगैर आप उसको लाइबिलिटी उसके ऊपर आप नहीं लगा सकते हो। दैट मीन्स दी पर्सन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इस प्रिंसिपल को एंड जो आदमी इस कुछ डिसाइड करता है, वो जिसमें उसका खुद का फायदा हो, जिसमें उसका खुद का भला हो, वैसे मामले में खुद उसको डिसाइड करने का अथॉरिटी नहीं होता है, यानी कि नो वन कैन बिकम जज इन हिज ओन केस। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है दो। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये दो प्रिंसिपल का भी अगर वायलेशन होता है तो ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल 14 का भी वायलेशन माना जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ, आर्टिकल 14 में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी आ गया, कंसेप्ट ऑफ नॉन आर्बिट्रेरीनेस, concept of non-arbitrariness, reasonableness, fairness, and ensuring that principles of natural justice are followed. These are all now included into Article 14 because of the judicial interpretations and activism that is done by the judiciary.